ये चार चीजें बस अपने दिमाग में रख लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चैप्टर वाइज हार्ड वर्ड्स, कुछ बेसिक एरर्स तुम्हारे करेक्ट करवा देता हूं अभी के अभी। भैया स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, समझ में नहीं आता है कि नंबर कहां कट जाते हैं। लिटरेचर तो आपसे पूरा पढ़ लिया है, हिंदी का वन शॉट एक्सप्लेनेशन देख ली 10 से 15 मिनट के अंदर, एक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पर भैया अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक तो अभी भी है। स्पेलिंग मिस्टेक में पूरे नंबर कैसे आएंगे? तो ये वीडियो देख लो, बस ये वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद में स्पेलिंग मिस्टेक से एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं मैं, बहुत बड़ी गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, तुम्हें भरोसा है अपनी हिंदी पर कि स्पेलिंग मिस्टेक तो आई जाती है, इस वीडियो के बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रीजन क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होती है, तुम्हारी नंबर क्यों कटते हैं? शॉर्ट क्रिस्प वीडियो है, समझ के जाओ। स्पेलिंग मिस्टेक में नंबर कभी नहीं कटेंगे। क्या है भैया रीजन? क्या है यार? देखो रीजन यही है, सिंपल है, बेसिक सा रीजन है कि हिंदी तुमने मुंह जवानी बस बोली है। तुम्हारी जो मातृभाषा है ना, वो खड़ी हिंदी भी नहीं है, अवधी है, मैथिली है, यही मिला जुलाकर तुम बोलते रहते हो, बिहारी है, भोजपुरी है, तुम बोलते रहते हो। हिंदी तुमने बोली नहीं शुद्ध हिंदी। तो जब शुद्ध हिंदी लिखने की बारी आती है तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि टा पे ई की मात्रा रहेगी, ए की मात्रा रहेगी, टा टे टी, कुछ समझ ही नहीं आता। काका काका पूछ लूं तो अभी भी नहीं सुना पाओगे, नहीं सुना पाओगे ना, जान रहा हूं तुम्हें मैं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर रीजन यही है अपना कि हम लोगों ने शुद्ध हिंदी ना बोली, और पढ़ने की आदत तो मुझे पता ही है तुम्हारी, कितना पढ़ते हो, तो ना तुमने बोली अच्छे से ना पढ़ी अच्छे से, तो स्पेलिंग क्या खाक आएगी यार। बट कोई नहीं, इस वीडियो में मैं हूं ना, तुम्हें दो सॉल्यूशन बताऊंगा। सॉल्यूशन ए जो तुम्हें इंस्टेंट मदद करेगा, तुरंत तुम्हारी स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगी। ये कोई ऐसे जमाल गोटा नहीं दे दूंगा मैं, तुम्हें फैक्ट के बेसिस पर बात करके बताऊंगा कैसे तुम अपनी स्पेलिंग के जो दिक्कत है उनको इंप्रूव कर सकते हो, और कुछ कॉन्सेप्ट भी बता रहूंगा। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी में मैं बता रहूंगा कि लॉन्ग टर्म में तुम कैसे अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत तुम्हारी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अभी एग्जाम सीजन में तुम कैसे पार कर सकते हो बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, उसके लिए। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, सॉल्यूशन ए। भैया अभी नंबर चाहिए, अभी नंबर चाहिए, वेट नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चार चीजें बस अपने दिमाग में रख लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। पहला है कम शब्द। जैसे कम शब्द में लिखिए के बजाय मैंने बस कम शब्द लिखा है, बस इसको अपने दिमाग में याद रखना। 5-6 शब्द लिखने के बजाय मैंने यहां पर सिर्फ कम शब्द 2 शब्दों में इसको खत्म कर दिया। बस इसको गांठ बांध लो, कम शब्द हमेशा तुम्हें लिखना है। कम शब्द मतलब कि जो तुम्हारे दिमाग में जो ये आती है ना कि ये वाले थॉट आ गए, वो वाले थॉट आ गए, आंसर लिखते वक्त जो तुम्हारा दिमाग इतना बहक जाता है, उसमें मत बहकना। ठीक है, तुम्हें कम शब्द में अपने जो आंसर्स हैं उन्हें लिखना है। इसके साथ साथ में जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है ना, तुम्हारा जो प्रश्न होता है, उसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसे शब्द मिल जाएंगे तो जो तुम डायरेक्टली उत्तर की पहली लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है कि तुम क्वेश्चन से ही अपना 30% तक का जो आंसर है वो लिख सकते हो, एग्जैक्टली उतार सकते हो। समझ में आ गया? पहले तो ये करना शुरू कर दो, कम लिखना शुरू कर दो, और क्वेश्चन में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको अच्छे से कॉपी करना शुरू कर दो, उनकी स्पेलिंग को कॉपी करना शुरू कर दो। एक भी नंबर नहीं कट रहा होगा। जो तुम एक्स्ट्रा सोच सोच के लिख देते हो ना इधर उधर, तभी तुम्हें दिक्कत होती है, तभी तुम्हारे नंबर कटते हैं। दूसरा, रफ आउटलाइन। जब भी तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले, आंसर लिखने से पहले अपने कॉपी के आखिरी पन्ने में ऐसे रफ लिख दो। ठीक है, रफ लिख दो और वहां पर पॉइंट्स लिख दो। अगर कोई क्वेश्चन मिला है तुम्हें, ठीक है, तो उसमें तुम्हें पहले अपनी आंसर की लाइन लिख देनी है। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आ गया कि यहां कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख मर जाई, इसका मतलब समझाना है तुम्हें, तो तुम पॉइंट वाइज लिख दो कि तुम्हें किस किस चीजों पर बात करनी है। तर्जनी की स्पेलिंग वहां से देखकर लिख लो कि हाँ ठीक है, तर्जनी ये है, राम लक्ष्मण क्यों बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, फिर इसके बाद में परशुराम आए तो क्रोधित क्यों थे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें आउटलाइन बना लेनी है अपनी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर कहां कहां से होके गुजर रहा होगा और कौन कौन से शब्द तुम्हें मिलेंगे आंसर राइटिंग में। और इसके साथ साथ में एक और फायदा वो बताऊं क्या होगा, कि तुम अपने आंसर को इस तरीके से फ्रेम कर पाओगे, उन गलियों से गुजार पाओगे जिन गलियों में तुम्हारी स्पेलिंग में महारत हासिल हो। सेंटेंस को रिफ्रेम कर दो ना यार, कोई मुश्किल वर्ड आ रहा है, रिफ्रेम कर दोगे। जब तुम्हें पता होगी कि आउटलाइन क्या है, मुझे किन किन शब्दों का पता होना जरूरी है ये लिखने के लिए, ये पॉइंट लिखने के लिए, तो तुम अपने जो हार्ड वर्ड है
उसको स्किप मार के किसी दूसरे वर्ड से स्किप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रफ आउटलाइन बनाने की आदत डाल लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। पहले तो मैं अगर मान लो लिटरेचर लिखने में 15 मिनट लगता था तो 16-17 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन अब तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इससे तुम्हारे नंबर भी फुल आ रहे होंगे। इसके बाद में चैप्टर वाइज हार्ड वर्ड्स, देखो जो तुम्हारी एनसीईआरटी है वो तुम्हारा आधा काम कर देती है, मैं भी तुम्हारा आधे से ज्यादा काम कर देता हूं, लेकिन मुझे तुम क्रेडिट देते ही कहां। एक्सप्लेनेशन वीडियो में एनसीईआरटी सामने रखकर पढ़ाता हूं ना, तो हार्ड वर्ड तुम्हें ऑलरेडी दिख जाते हैं, तो स्पेलिंग तो तुम्हारी वैसे ही क्लियर हो जाती है। लेकिन इन केस अगर तुम मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देख रहे हो या फिर अब तक नहीं देख पाए हो, तो तुम्हारे लिए एनसीईआरटी हर एक पन्ने के, जो हर एक चैप्टर के आखिरी पन्ने में हार्ड वर्ड लिख देती है। वो हार्ड वर्ड जाओ और एक बार 10 बार जोर जोर से बोलकर पढ़ो और 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लो। कोई भी आंसर होगा तुम्हें उन हार्ड वर्ड का यूज करना आ जाएगा और नंबर नहीं कटेंगे। ट्रस्ट मी, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा। इसके बाद में कुछ बेसिक याद कर लो ना यार, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। हर काम मुझी से करवाते हो तुम, ये नहीं कि भैया इतने मुश्किल से इतना काम कर रहे हैं, 17-17 घंटे जाकर कमर दर्द करवा लिए हैं, दवाई खाकर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं कि लाइक वगैरह कर दें, अपने चुटपुटिया दोस्तों को शेयर कर दें। कोई बात नहीं, मत करो, मुझे पता है नहीं करोगे तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक एरर्स तुम्हारे करेक्ट करवा देता हूं अभी के अभी करेक्ट कर लेंगे। मुझे पता है तुम्हें दिक्कत होती है कि छोटी की मात्रा लगानी है की में, कि बड़ी की मात्रा लगानी है। कुछ भी लिख के आ जाए तो टीचर गोला पार देती है। तो की और की में क्या अंतर है ये समझ के जाओ। सेंटेंसेस को मिलाने के लिए छोटी की मात्रा इस्तेमाल होती है, मतलब का पे छोटी ई की मात्रा इस्तेमाल होती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस ध्यान से सुनो। सेंटेंसेस को मिलाने के लिए, जैसे रामू ने कहा कि, रामू ने कहा कि, रामू ने कहा एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद में अपना दूसरा सेंटेंस है। अब इसके बाद देखो, रिलेशनशिप बताने के लिए बड़ी की काकी में बड़ी की मात्रा इस्तेमाल होती है। बस क्लियर हो गया अब तुम्हारा। किसी भी अगर लाइन में, सेंटेंस में किसी चीज के साथ रिलेशन बताना है तो का में बड़ी की मात्रा होगी। जैसे रामू ने कहा कि, एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या कहा उसने, उसके भाई की साइकिल टूट गई, उसके भाई की नौकरी लग गई, उसके भाई की सैलरी आ गई। तो मतलब भाई का और इस साइकिल का रिलेशन है ना, भाई की साइकिल है। ठीक है, तो यहां पर का पर बड़ी ई की मात्रा होगी। समझ में आ गया तुम्हें? ऐसे ही छोटी की मात्रा कब लगती है, जब दो सेंटेंसेस को तुम्हें जोड़ना होता है। आगे बढ़ते हैं। है और हैं, ये बिंदु कब लगाना है, तो जब तुम एक से अधिक लोगों को या फिर किसी रिस्पेक्टफुल आदमी के बारे में लिख रहे हो तो तुम लिखोगे जाते हैं, और अगर तुम एक आदमी के बारे में लिख रहे होगे तो जाता है। ठीक है और हैं, यहां से समझ में आ गया कहां पर बिंदु लगाना है। इसके बाद में मैं और मैं है, जहां पर मैं मतलब मैं। ठीक है, जब तुम अपनी बात कर रहे हो तो मैं लिख रहे होगे, मैं आज बहुत खुश हूं। और जब तुम किसी वर्ड में मैं का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे मैत्री, उसमें तुम बिंदु नहीं लगाओगे। ठीक है, तो जब मैं वर्ड में आता है तो उसमें बिंदु मैक्सिमम टाइम नहीं लग रहा होता है। जब तुम अपने आप को संबोधित कर रहे होते हो तो मैं में ये लगाओगे। इसके बाद में एक और चीज, ये जो ऊपर बिंदु लगता है इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है तुम्हारा आधा ना। जैसे संस्कार, सा पे देखो, ये जिस वर्ड के ऊपर लगेगा ना, ये जो बिंदी है तुम्हारी, ये जिस वर्ड के ऊपर लगेगी उस वर्ड के जो साउंड है उसके बाद में आधे ना का साउंड घुसा देना। जैसे स ऊपर बिंदी लगी है, सनस्कार, संस्कार। ऐसे ही सा, फिर सा के ऊपर बिंदी है तो सा बोलने के बाद में वो साउंड आएगा, सनसार, तो संसार, आधा ना है ना, संसार। तो इससे तुम्हें लिखने में भी ये पता चल जाएगा। ठीक है, मान लो वंदना लिखना है तुम्हें, तो वाह के ऊपर वन ना, आधा ना आ रहा है, वंदना, वाह के ऊपर डॉट लगा दोगे, वंदना हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में सा तुमको नहीं समझ में आता है तो जहां पर सा हो, जैसे ये सा है ना, ये वाला सा, जहां पर सा हो तो तुम्हें उसको, जिस वर्ड में सा का साउंड आ रहा हूं, सिंपल भाषा में बता रहा हूं, सा से सही,
सा से सुलभ, और जहां पर शाह शब्द आ रहा हो वहां पर तुम्हारा ये वाला शाह इस्तेमाल होगा। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम मूर्धन शाह क्या होता है, दंत शाह क्या होता है, ये सब जानो, बस सिंपल सा जान लो। शाह शहीद, शिक्षा, हमेशा, शाह वहां जहां जहां पर आ रहा है वहां पर तुम ये वाला शाह यूज कर लेना, कभी नंबर नहीं कटेगा। ये जो ऊपर रा की मात्रा होती है वो शब्द से पहले उसका साउंड आता है, शर्म, शर्म, जिसके ऊपर लगी है उससे उसके साउंड से पहले ही उस रा की जो साउंड है वो आ जाएगी, शर्म। कर्म, जो ऊपर बिंदु लगता था वो क्या लगता था, जो हमारा वर्ड है उसके बाद उसका साउंड आता था ना, यहां पर उससे पहले आएगा कर्म। नर्म, इसके साथ में एक और चीज अपने दिमाग में रखो, क्रांति, जो रा जब नीचे लगता है शब्द के तो वो उसी के साथ में आवाज कर रहा होता है, जैसे क्रांति। व्रत, व्रत, समझ लो, जब ऊपर लगता है रा तो उसकी आवाज पहले ही आ जाती है, ठीक है, वो ऊपर रहता है ना तो कूद जाता है, पहले ही बोल देता है अपनी आवाज को। कर्म, शर्म, ठीक है, और जब वो नीचे रहता है तो साथ में आता है क्रांति, शांति, व्रत, ठीक है। अब इसके बाद में और मतलब होता है और एंड, और मतलब होता है डायरेक्शन। मैं जंगल गया और हिमालय की ओर गया, और मतलब डायरेक्शन, और मतलब एंड। बस छोटी सी यहां पर तुम्हारी जो चीजें थी कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है वो क्लियर हो गई होंगी। ये वीडियो अगर तुमने ध्यान से देखा है तो इसके बाद कोई भी तुम्हारी मिस्टेक नहीं होनी है। क्या करना है, लॉन्ग आंसर। अच्छा, अब मैंने तुम्हें कहा था कि लॉन्ग टर्म में कैसे सुधारें, तो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में सुधारना हो तो सिंपल से क्या करना है, तुम्हें लॉन्ग टर्म में सुधारने के लिए तुम्हें रीडिंग करनी है और राइटिंग करनी है। अब अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में अपनी राइटिंग सुधारनी हो तो ज्यादा से ज्यादा रीड करना शुरू कर दो, ज्यादा से ज्यादा राइट करना शुरू कर दो। तुम्हारी जो लैंग्वेज की दिक्कत है, स्पेलिंग की दिक्कत है, वो अपने आप छूट जाएगी। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने तुम्हें ये सारी चीजें बता दी हैं, अपना तुम इन सब स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो, ट्रिक्स को, हैक्स को फॉलो करके फुल नंबर बटोर सकते हो तुम्हारे हिंदी के एग्जाम में, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर बड़ा हो गया हो तो सॉरी, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताने रहते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा लंबा हो जाता है। खैर, हम लोगों ने पूरा लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कंप्लीट करके रखा है, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करके रखा है, ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करके रखा है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और मिलते हैं किसी प्यारे से वीडियो में।